कभी कभी इंसान जब अपने चारों तरफ से परेशानियों से घिरता है तो उसी परेशानियों को दूर करने के लिए वह जल्दबाजी में गलत फैसले का चुनाव कर लेता है, जिसकी वजह से वह खुद परेशानी में पड़ जाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे ही होता है। एक महिला होती है, अपनी परेशानी को दूर करने के लिए एक ऐसा खेल खेल देती है जिसकी वजह से उसका हंसता खेलता परिवार तक तबाह हो जाता है। आखिर क्या था इस घटना में, इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो, पहली बार आए हुए हैं, तो एक बार जाकर आप अपने इन्हीं प्यारे हाथों को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपसे की वजह से यह वीडियो काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके। और साथ में अपना नाम और अपना पता एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा, ताकि आपका नाम कल की वीडियो हम ज़रूर ले सकें। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, और ठीक उसी का ही एक सटा मटा थाना पड़ता है मलिहाबाद, और ठीक उसी का ही गड़ी मदहिया एक गाँव पड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ 14 नवंबर का ही। सुबह का टाइम होता है, तो गड़ी मदहिया के गांव के जो लोग होते हैं मौके पर सुबह के टाइम जो होता है अपना खेताबाड़ी करने के लिए अपने गांव से बाहर निकलते हैं। लेकिन जैसे ही शारदा नहर के करीब पहुँचते हैं, जो पगडंडी होता है उसी के हिसाब से अपनी पैक बढ़ाते हैं, तो सामने एक झाड़ी उतनुमा होता है। उसी झाड़ी में देखते एक व्यक्ति की डेड बॉडी वहीं पड़ी हुई है। अब इस नज़ारे को देखकर वह व्यक्ति वहीं चीख पड़ता है, और तभी चीख की जो आवाज़ होती है काफ़ी लोगों के कानों में पहुंच जाती। पहुंचने की वजह से लोग सुनते हैं, और सुनने के बाद वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। तो लोगों की जो नज़र होता है उस व्यक्ति के ऊपर पड़ती है, जो पूरी तरह से मृत अवस्था में वहीं झाड़ी में अचेत पड़ा होता है। और पहली नज़र में जब देखते हैं, देखने के बाद उन लोगों को पूरा तरह से यकीन हो जाता है कि इस व्यक्ति की जो मौत हुई है पूरी तरह से एक्सीडेंटल हुई है, क्योंकि पास एक बाइक खड़ा होता है। जो व्यक्ति होता है वह सफ़ेद और नीले रंग के स्वेटर में होता है, जीन्स पैंट में होता है और सफ़ेद शर्ट होता है। लोग तरह तरह के वही बातें करते हैं, लेकिन उसी में से एक व्यक्ति जो होता है, इसकी जो सूचना होता है अब गांव के प्रधान के अपने जो पति होते हैं अब राजेश को दे देते हैं। और राजेश खबर पाते उसी वक्त वह भी शारदा नहर के उसी सहायक नदी पर पहुंचते, और पहुंचने के बाद देखते हैं भीड़ को अंदर जाते हुआ भी वही हस्त्र देखते हैं, और तुरंत इसकी जो सूचना होता है उसी वक्त अब मलिहाबाद पुलिस थाने में दे देते हैं। और वहाँ के सच्चो साहब और साथ में बड़े अधिकारी खबर पाते हैं इस चीज़ की सूचना फोरेंसिक टीम और साथ में अपने से बड़े अधिकारी को डाक स्क्वाड की टीम भिजवा देते हैं, और दल बल टीम को लेते हैं। और लेने के बाद अब गड़ी मदहिया गांव के बगल जो शारदा सहायक नहर होता है वहीं पहुंचते हैं, और भीड़ को देखते हैं, समझ जाते हैं कि बस करो घटना स्थल तो यही है। एचएसओ साहब और थाना प्रभारी जाते हैं, उसी वक्त भीड़ को चीर चार के अंदर दाखिल होते हैं। देखते हैं कि एक व्यक्ति वहीं पूरी तरह से अचेत अवस्था में पड़ा हुआ है। लेकिन जैसे ही व्यक्ति को चेहरे को देखते हैं, बॉडी को देखते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, पता चलता है मृत व्यक्ति की जो उम्र होगी लगभग यही 25 से या 27 साल के बीच हो सकती है। पुलिस की टीम अपने हिसाब से शिनाख्त करने के लिए वहाँ जितने भी खड़े लोग होते हैं उनसे पूछताछ करती है, क्या कोई व्यक्ति इस व्यक्ति को पहचानता है। तो लोग वहाँ मुड़ी हिला देते हैं, मना कर देते हैं। काफ़ी लोगों से वहाँ पूछताछ करती है पुलिस की टीम, लेकिन पुलिस के सिपाही होते हैं उसी वक्त उस अज्ञात डेड बॉडी का जो होता है अब जाकर जेब की तलाशी लेते हैं, लेकिन उसके जेब में कुछ ऐसा चीज़ मिलता नहीं जिसकी वजह से उसका आप शिनाख्त हो पाए। पुलिस की टीम काफ़ी अचंभे में पड़ जाती है कि आखिर यह व्यक्ति होगा कहाँ का, रहने वाला का कहाँ का हो सकता है, और यहाँ इसका आना कैसे हुआ। यही सब सोच कर पुलिस के सामने काफ़ी चैलेंज बनते चले जा रहे थे हर सवाल के जवाब पाने के लिए। तभी पुलिस के सामने पता चलता है, एक व्यक्ति आकर खड़ा करने लग जाता कि साहब वहाँ जो है साइड में आप देख रहे एक बाइक खड़ी है, वह अज्ञात दिख रही है। पुलिस की टीम अज्ञात बाइक को देखती समझ जाती कि हो सकता है डेड बॉडी से वह बाइक कुछ ना कुछ रहस्य जुड़ा होगा। इसीलिए पुलिस की टीम डेड बॉडी को छोड़कर अब मोटरसाइकिल के करीब जाती है, उसकी जांच पड़ताल करती है। लेकिन उसमें जो नंबर होता है पुलिस उस नंबर को देखती, पता चल जाता है जो नंबर है वह लखनऊ का है। उसी वक्त कुछ सिपाही अब जाकर डिग्गी की तलाश, लेकिन जैसे डिग्गी खोलते तो उसी में अब एक कागजात निकलता है। उस कागजात में साफ सौर पर नाम लिखा होता है उमेश कुमार कन्नौजिया, जो ठीक है एक ठाकुरगंज जाना माना कस्बा पड़ता है, और उसी कस्बे में एकता नगर पड़ता है, वहीं का पता लिखा होता है। पुलिस की टीम जैसे खबर पाती है उसी वक्त जो होता है इसकी जांच पड़ताल करने के लिए
टीम को सलाह मशवरा ले लेती है और लेने के बाद डेड बॉडी का वही पंचनामा भरती है और उठाकर अपने ही नज़दीकी जो सरकारी अस्पताल होता है अब उसी में पोस्टमार्टम हाउस भिजवा देते हैं। अब इस केस की जांच पड़ताल करने के लिए पुलिस की टीम जो होती है उसी वक्त अब ठाकुरगंज पुलिस थाने के पास जाती है, उनसे संपर्क करती है और उन्हीं के द्वारा जो होता है एक टीम लेकर एकता नगर पहुँचती है। और जब पहुँचती है तो इधर जिस पते से पुलिस को पता मिला हुआ था पुलिस उसी पते पर पहुँच जाती है। तो पता चलता है एक थोड़ी बहुत बुजुर्ग महिला सामने खड़ी होती हैं। वह महिला अपना नाम अब शशकिला कनौजिया बता देती है। लेकिन पुलिस की टीम जैसे उनके सामने अज्ञात डेड बॉडी का फ़ोटो निकाल के दिखाती है तो जो महिला होती है वहीं तुरंत ही बेहोशी की अवस्था में आ जाती है। कुछ महिला कर्मी होती है, महिला कर्मी उस महिला के ऊपर चींटे मार मार कर जगाते उगाते हैं। लेकिन जैसे ही महिला खड़ी होती है कहने लग जाती है कि साहब या तो हमारे अपनी बहन का अब बेटा है उमेश कनौजिया, जो ठीक है उन्नाव जो शहर पड़ता है साहब उसी का ही एक हसनगंज कस्बा लगता है और उसी का ही साहब शाहपुर एक तोदा गांव पड़ता है। उसी गांव का रहने वाला साहब हमारा यही बहन का ही बेटा है। यह बात जब थाना प्रभारी सुनते कहने लग जाते हैं कि आखिर तो पता जो होता है उस नंबर पर जो कागज़ होता है क्यों लिखा होता है। तो शशकिला कहने लग जाते कि साहब असल में हमारा जो बहन का बेटा है उमेश यहीं रहकर पढ़ाई करता है, जिसकी वजह से उसे कॉलेज आने जाने की असुविधा होती थी और बाइक यहीं के पते से वह नया निकलवाया हुआ था। पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त अब शशकिला कनौजिया की बात सुनती है। सुनने के बाद जो होता है एक टीम इसकी जो सूचना होता है अब उसी वक्त उमेश कनौजिया के अपने पिता होते हैं सूबेदार कनौजिया को भेजवा दिया जाता है। और सूबेदार कनौजिया जैसे ही खबर पाते हैं और खबर पाने के बाद उधर अपने रिश्तेदारों हित व्यवहारियों को साथ लेते हैं और लेकर मलिहाबाद पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। पुलिस की जो टीम होती है उनके सामने फ़ोटो रख देती है और जैसे फ़ोटो को देखते दहाड़े मार कर अब चीख चिल्ला पड़ते हैं। उसी वक्त उनको साथ लेती है और लेकर सरकारी अस्पताल पहुँच जाते हैं। लेकिन वहाँ मोर्चरी में रखे हुए डेड बॉडी को उनके सामने जैसे पेश किया जाता है इधर देखने के बाद वहीं दहाड़े मारकर अब चीख चिल्लाना सूबेदार कनौजिया शुरू कर देते हैं। उनके परिवार के कुछ सदस्य होते हैं, काफ़ी लोगों की आंखों में आंसू हो जाते हैं क्योंकि उमेश कनौजिया जो होता है छोटा मोटा साधारण व्यक्ति नहीं होता है, बल्कि एक उन्नाव ज़िले के ही जाने माने इलाके का ही वार्ड का ही जिला पंचायत सदस्य होता है। काफ़ी लोग उसको जानते थे और पहचानते थे, बड़े बड़े नेताओं से उसकी जाँच पकड़ थी। लेकिन इसकी जो खबर होता है अब जैसे ही उस नेता के कटघरे में पहुंचता है, पहुंचने के बाद लोग बड़े अचंभे पड़ जाते हैं। पड़ने की वजह से लोग जाकर उसी वक्त जल्द से जल्द उमेश कनौजिया को न्याय दिलाने के लिए सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इधर पुलिस की जो टीम होती है इस केस को सुलझाने के लिए सबसे पहले सूबेदार कनौजिया से कुछ वहीं पूछताछ करती है। लेकिन सूबेदार कनौजिया जो होते हैं पुलिस के सामने जैसे ही इधर उनसे पूछताछ करने के बाद अपनी जवाब को मोड़ते हुए कहने लग जाते हैं कि साहब हमारे बेटे के ऊपर 2 संदिग्ध लड़के का हाथ है। यह बात जैसे ही थाना इंस्पेक्टर सुनने के बाद उसी समय कहने लग जाते हैं कि अभी हम बिना पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आपके बेटे उमेश कनौजिया का हत्या का मुकदमा नहीं दर्ज कर सकते। यह बात जैसे ही सूबेदार कनौजिया खबर पाते इसकी खबर जाकर अब इधर सीधा का सीधा उमेश कनौजिया के अपने जितने भी नेता के कटघरे के लोग होते उनको लग जाता और लगने की वजह से लोग तरह तरह के मन में विचार करना शुरू कर देते। लेकिन इसकी खबर जाकर गैर पार्टी के नेताओं को लग जाता है, सभी लोग खबर पाते हैं, लोग तरह तरह की चर्चाएँ करना शुरू कर देते, पूरा माहौल ख़राब हो जाता है। और उसी माहौल को देखकर बड़े नेताएं भी अब फ़ायदा उठाने के लिए लग जाते हैं। उनको भी लगने लग जाता है कि अब वोट बटोरने का अच्छा मौका दिख रहा है, जिसकी वजह से उमेश कनौजिया की तरफ आकर सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। आने के बाद काफ़ी लोग जो था विरोध में खड़े हो जाते हैं। पुलिस के सामने काफ़ी चैलेंज बन जाते हैं कि आखिर जो था इस केस को जल्द से जल्द हमें सुलझाना पड़ेगा। लेकिन 4 दिन का वक्त बीत जाता है। पुलिस की जो टीम होती है अब उन दंगे कर्मियों को समझा बुझाकर शांत करवाती है और इसीलिए अब पुलिस की टीम भी इस केस को मोड़ में लाने के लिए तैयार हो जाती है कि आखिर जल्द से जल्द इस केस को सुलझाया जाए। अब एसएचओ साहब जो होते हैं उसी वक्त इस केस को सुलझाने के लिए एक टीम गठित कर लेते हैं। और लेकिन तब तक इधर जो होता है पोस्टमार्टम का रिपोर्ट पुलिस के सामने निकल के आ ही जाता है। पता चल जाता है उमेश कनौजिया की जो मौत हुई है वह एक्सीडेंटल की वजह से नहीं हुई है, बल्कि बेरहम तरीके से उमेश कनौजिया की हत्या की गई है।
अब पुलिस के सामने यह जो केस होता है बड़ी तगड़ी मोड़ पर आकर खड़ा हो जाता है। उसी वक्त पुलिस की जो टीम होती है अब जाती है और जाने के बाद जो होता है उमेश के जो अपने पिता होते हैं सीधा का सीधा सूबेदार कनौजिया से कुछ पूछताछ करते हैं। उन्हीं की तहरीर पर अज्ञात हत्यारे के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लेती है और दर्ज करने के बाद उन्हीं से ही उनके बेटे इधर उमेश कनौजिया का मोबाइल नंबर लेते हैं और लेने के बाद मोबाइल नंबर का CDR डिटेल निकाला जाता है और साथ में घटना के दिन का लास्ट लोकेशन भी निकाला जाता है। पुलिस की टीम जब CDR डिटेल निकालती है तो उसी CDR डिटेल के तहत एक संदिग्ध नंबर निकल के आ जाता है, लेकिन उस नंबर पर लगभग कई महीनों से लगातार कई बार बात हुआ करते थे। लेकिन हाँ 13 और 14 नवंबर के ही दिन जो होता है इधर उस नंबर के द्वारा एक अनजान नंबर पर कॉल बार बार किए गए थे, लगभग 32 से ज़्यादा बार। पुलिस जब उस नंबर के बारे में जानकारी लेती है तो पता चलता है वह जो नंबर होता है सीधा का सीधा उन्नाव शहर का ही जो हसनगंज थाना पड़ता है उसी का शाहपुर तोदा एक गाँव पड़ता है। उसी गाँव में उसका खुद का अपना मायका होता है, लेकिन उसका जो अपना पति होता है राजू, और राजू का अपना जो मेन घर होता है वह सिधरवा में होता है। उसका अपना पति जो होता है दुबई में कई साल से रह रहा है, लेकिन आशा का जो होता है इधर मजबूरी होता है अपने मायके में रहना। लेकिन पुलिस की टीम जैसी खबर पाती उसी वक्त अपनी टीम को लेती और लेकर सीधा का सीधा शाहपुर अब तोदा पहुंच जाती। पहुंचने के बाद वहीं पर आशा को पुलिस की टीम ने कस्टडी लेती है और लेकर थाने पहुंच जाती है और पुलिस की टीम थाने में उसके सामने CDR डिटेल और लास्ट लोकेशन निकाल के दिखा देती है और जैसी आशा देखती है उसी वक्त उमेश कुमार कनौजिया की हत्या का जुर्म कबूल कर लेती है। लेकिन पुलिस के सामने जो सच्चाई खोलती है इसे सुनकर लोगों के कलेजे तक थर्रा से जाते हैं। असल में उत्तर प्रदेश का जाना माना शहर पड़ता है उन्नाव और उसी में ही ओरास एक कस्बा लगता है। उसी कस्बे का ही एक गागन बछौली गाँव पड़ता है। उसी गाँव के रहने वाले होते हैं रईस सूबेदार अब कनौजिया। उनके परिवार में उनकी पत्नी होती है, उनके टोटल 2 बेटे होते हैं। लेकिन रईस होने के नाते जो होता है उनका इस इलाके में काफ़ी मान सम्मान भी होता है। लेकिन सूबेदार कनौजिया जो होते हैं और मौके पर उनका दुबई में कमाना माना होता है, जिसकी वजह से उनके पारिवारिक जो खर्चा होता है बड़े बेहतर तरीके से चल जाया करता था। सूबेदार कनौजिया का ही अपने घर में अपना उनका एक बड़ा बेटा होता है उमेश कनौजिया। उमेश कनौजिया जब स्कूल में जाता था उस वक्त उसका जो मन होता है पढ़ाई से विचलित हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी संगत काफ़ी लोगों के साथ बन जाती है और बनने की वजह से ज़्यादा समय बाहर बिताने लग जाता है। लेकिन समय बीतने लग जाता और समय के हिसाब से उमेश कनौजिया के जो अपने सपने होते हैं ऊँचे होते चले जाते हैं, क्योंकि उसी वक्त उसकी जो दोस्ती होती है अपने कुछ ऐसे दोस्तों से हो जाती है जिसके अपने जो पिता होते हैं एक नेता कैटेगरी के होते हैं। होने के नाते उस घर उसका आना जाना काफ़ी बन जाता। आने जाने की वजह से समय के हिसाब से उमेश कनौजिया जो होता है नेतागिरी में शामिल होने के लिए अपने सपने भी बुनना शुरू कर देता और बुनने की वजह से उसके सपने पर उड़ान जो होती बड़ी जल्दी लग जाती है, क्योंकि उम्र भी भागता है और भागने की वजह से उम्र के हिसाब से अपनी जो चाहते होते हैं उमेश कनौजिया आए दिन बढ़ाने और इस तरह बढ़ जाता है। उसकी जो उम्र होता है धीरे धीरे 24 साल पार हो जाता है। लेकिन उमेश कनौजिया के अपने कुछ दोस्त होते हैं, उन्हीं दोस्तों के द्वारा जो था बड़े बड़े नेताओं से उसकी पकड़ बन जाती है और पकड़ बनने की वजह से अब जाकर सीधा का सीधा सपा पार्टी में अपनी ज्वाइनिंग मार देता है और मारने की वजह से काफ़ी बड़े नेताओं के साथ मिलकर चुनाव प्रचार और साथ में सहयोगी के तौर पर उनकी मदद करता। लोग उससे काफ़ी खुश हो जाते हैं। लेकिन इसी बीच उसकी जो पकड़ होता है अब जाकर भाजपा के बड़े अधिकारी से हो जाता है। होने की वजह से जल्द जल्द भाजपा के टिकट भी पा जाता है। लेकिन हाँ जिला पंचायत सदस्य का और 25 की उम्र में भी मिल जाता है। मिलने की वजह से वहाँ की सपोर्ट उसको इतनी तेज़ मिलती है, मिलने की वजह से जिला पंचायत सदस्य का मौके पर नया नेता बन जाता और बनने की वजह से उस इलाके में उसको मान सम्मान मिलने लगता और इस तरह मिलने लग जाता है कि लोगों को अपने दिलों पर राज कराने के लिए पूरी छूट दे देता है। अपने हिसाब से उनको अपनी ज़िंदगी जीने के लिए पूरी तरह से मोहलत दे देता है। वक्त बड़ी तेज़ी से निकलने लग जाता है। उमेश के साथ काफ़ी बड़े नेताओं का उठका बैठका भी बन जाता है, क्योंकि उमेश जो होता है अब सिर्फ अपने इलाके की देखरेख नहीं करता बल्कि उसी उन्नाव से सटे हुए लखनऊ और साथ में कानपुर में भी उसका काफ़ी आना जाना हो जाता है। बड़े बड़े नेताओं के साथ उठका बैठका भी हो जाता है। कहीं भी किसी भी सुख या दुख होता है तुरंत अपना सारा काम छोड़ छाड़ कर उनके सुख दुख में शामिल होने के लिए पहुंच जाया करता था, जिसकी वजह से उमेश कनौजिया को काफ़ी मान सम्मान मिलने लग जाता है। लेकिन आए दिन उमेश कनौजिया के जो अपने सपने होते उड़ान मारना शुरू करते उसके सपने बढ़ जाते हैं कि अब चलकर दूसरे ज़िलों में भी अपना कुछ मान सम्मान बढ़ाया जाए और इसी के लिए जो होता है बड़े बड़े नेताओं से और पकड़ बनाता है
और जब पकड़ बनाता है तो इसी बीच की जो पकड़ होता है अब जाकर सपा नेता की तरफ बढ़ जाता है और बड़े अधिकारी भी सपा के आकर इधर उमेश कनौजिया को सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी भी इसी बीच एक नई निर्वाचित उम्मीदवार होते हैं जो ठीक उन्नाव शहर पड़ता है, उसी का ही हसनगंज पड़ता है और उसी का ही शाहपुर अब तोदा गाँव पड़ता है। उसी गांव की रहने वाली होती हैं अब इधर जाने माने एक नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य की उम्मीदवार महेश्वरी देवी जो होती है। उस समय उनकी जो चुनाव की होती है ज़िंदगी अब बढ़ जाती है। बढ़ने की वजह से उनको पता लगता है उमेश कनौजिया के बारे में, और जब पता पाती किया तो हमारी बिरादरी का है। उसी वक्त अपने सहयोगी की मदद से उमेश कनौजिया से संपर्क कर लेती है और करने के बाद महेश्वरी देवी जो होती है अब मुलाकात जाकर सीधे उसके घर पर कर लेती है। और उमेश कनौजिया जो था महेश्वरी देवी का उसी वक्त जार बिरादरी होने के नाते सपोर्ट मार देता है। महेश्वरी देवी को पूरी तरह से यकीन होता है कि अब हमें जो होता है उमेश कनौजिया के अपने जितने बिरादरी हैं उनके तो वोट मिलेंगे, साथ में अपने वोट मिलेंगे, जिसकी वजह से हमें अब विजयी होना तय है। जिसकी वजह से अब इधर उमेश का जो होता है महेश्वरी के इधर उठका बैठका बन जाता है। यहाँ तक उनके साथ जो होता है चुनाव के माहौल को और बदलने के लिए बाहर जाना भी बन जाता है। और उमेश जो होता है उनके घर काफ़ी आना जाने लग जाता है। महेश्वरी देवी का अपना एक पति होता है प्रकाश कनौजिया, जो मौके पर उनके ही सेवा पानी में और उनके ही पूरी कागजात को देख रेख किया करता था। और प्रकाश का जो होता है इधर धीरे धीरे अब जाकर दोस्ती उमेश कनौजिया से बन जाता है। दोनों एक दूसरे के सुख दुख को शेयर किया करते थे। दोनों का उठका बैठका जो होता एक दूसरे के घर हो जाया करता था। लेकिन इसी बीच जो होता उमेश का महेश्वरी देवी के घर में एक दिन दोपहर को आना होता है, लेकिन जैसे ही घर में जाता है उसी बीच उमेश कनौजिया की जो नज़र होता है महेश्वरी देवी की एक अपनी बेटी होती है अब आशा देवी, देखने में काफ़ी खूबसूरत होती है, ऑलरेडी शादीशुदा भी होती है। उसका अपना पति होता है अब राजू, जो मौके पर दुबई में रहा करता था। अब रहने की वजह से जो होता है इधर आशा देवी ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने मायके के साथ बिताती थी। अब इसी बीच जैसे ही अब इधर जाकर उमेश कनौजिया की नज़र आशा देवी के ऊपर पड़ता है तो खूबसूरती को देखता वहीं दीवाना सा हो जाता। अब उसी दिन से उमेश कनौजिया जो होता अपनी नेतागिरी पे कम ध्यान देता और सीधा का सीधा जो पूरा फोकस मारता है अब जाकर आशा देवी के ऊपर मारता है। और मारने की वजह से धीरे धीरे उठका बैठका इतना बन जाता है कि आशा देवी जो होती है अब उसको भाव देना शुरू कर देती है, क्योंकि आशा देवी की अपनी ज़रूरत होती है। और ज़रूरत इस तरह बढ़ जाता, बढ़ने की वजह से बिना टाइम गवाए जो होता है इधर धीरे धीरे प्रेम प्रसंग पड़ा बढ़ती है। और इधर आशा और साथ में उमेश के बीच प्रसंग का जो सिलसिला होता है बेधड़क बाहर जाकर भी चलने लग जाता। यहाँ तक कि आशा अपनी माँ की गाड़ी में बैठकर जो होता चुनाव प्रचार में शामिल हो जाया करती थी और उमेश भी साथ होता। लेकिन कभी कभी उमेश लेकर आशा को कहीं बाहर भी निकल जाकर था, लेकिन उसी मौके को एक बार देख लेता है और देने के बाद एक होटल में ले जाता। वहीं आशा देवी के साथ उमेश कनौजिया संबंध बना देता है और संबंध का जो सिलसिला होता है अब बेधड़क उमेश कनौजिया और आशा देवी के बीच चलने लग जाता है। और ऐसे चलते चलते साल का वक्त बीत जाता है। लेकिन उमेश कनौजिया जो होता है आशा देवी के प्यार में इस तरह पागल हो जाता है, अब उस पर पूरा हक जताना शुरू कर देता है कि हमारी अर्धांगिनी है। यही सब सोच साज कर उसके हर सपनों को पूरा करने के लिए अपने हर कदम बढ़ा दिया करता था। पूरी तरह से यकीन हो जाता है। लेकिन इसी बीच उमेश कनौजिया को एक ऐसी खबर मिलती है जिसकी वजह से सोचकर पूरी तरह से हताश हो जाता है। पता चलता है कि आशा कनौजिया एक साधारण महिला नहीं है, बल्कि पति की गैर मौजूदगी में कई मर्दों के साथ खेलना खोलना उसका लगा हुआ, यानी कि अनैतिक संबंध पनपे हुए। अब इस चीज़ की खबर अब जैसे ही उमेश कनौजिया को लगता है पूरी तरह से सनस रह जाता। और जब सनस रह जाता जाकर सीधा का सीधा तो जवाब होता है, सवाल खुद जाकर आशा के सामने कर देता है। लेकिन आशा जब यह बात सुनती है पूरी पोल खोल देती है। यह बात जब सुनता है समझ जाता है कि हमारी पति तो बनने लायक बचे नहीं, लेकिन अपने दिल को मोड़ मोड़ कर रख देता, अपने कमरे पर पहुंचता है। 2-3 दिन तो मिलना जुलना भी इधर उमेश बंद कर देता, लेकिन उसको लगने लगता है कि हमारी जो ज़िंदगी है बिना आशा देवी के चलने वाली नहीं है। जिसकी वजह से आशा के पास अब कॉल करता समझाता बुझाता है कि आखिर तुम नए मर्दों के साथ उठना बैठना छोड़ दो। लेकिन जब आशा यह बात सुनती कहने लग जाती कि आखिर तुम हमारी ज़िंदगी में पाबंदी लगाने वाले होते कौन हो, अपने काम से सिर्फ मतलब रखो। इस तरह की धमकी सुनकर उमेश पूरी तरह से अब सनस रह जाता, लेकिन बार बार कोशिश करता है और करने के बावजूद वह समझ जाता कि आशा देवी हमारी बात सुनने वाली नहीं है। लेकिन उमेश के मोबाइल में जो होता है इधर आशा का जो अपना पति होता है राजू कनौजिया का मोबाइल नंबर भी होता है। कभी कभी राजू के साथ उमेश का बात हो जाया करता था। तभी इसी बीच आशा के सामने ही खड़ा होता है
उसी बीच इधर राजू का फ़ोन उमेश के मोबाइल पर आ जाता। आने की वजह समझ जाता है कि अब तो जो होता है आशा को सबक सिखाना पड़ेगा। मोबाइल लेकर साइड में जाता और वहीं राजू के सामने जो होता आशा के पूरी चिड़िया चरित्र की एक एक पोल खोल देता। राजू खबर पाता, अपनी पत्नी के पास फ़ोन कर देता है और उसी वक्त जो होता अपनी पत्नी से पूछताछ करता है। उसको शंका हो जाता है, लेकिन पहले से शंका जो होता राजू को होता, लेकिन यकीन बदल जाता। बदलने की वजह से अब इधर आशा देवी और उसके अपने पति जो दुबई में होता है उसके साथ मोबाइल पर ही बहुत बुरे झगड़े तकरार हो जाते हैं। होने की वजह से इसकी खबर जैसे ही आशा देवी पाती सनस तो रहती है, लेकिन जाकर वहीं राजू से पूछताछ करते, लेकिन राजू कहने लग जाता है क्या करें, हम तुमसे बेपनाह प्यार करते हैं, तुम्हारे प्यार में पागल हो गए हैं, हम तुम्हें किसी और के साथ नहीं दे सकते। लेकिन इधर आशा कह देती अगर नहीं दे सकते तो हमारी ज़िंदगी से बेदखल हो जाओ, आखिर हमारी ज़िंदगी में तुम रहना क्यों चाहते हो, क्योंकि हम तो एक रास्ते पर नहीं चलना चाहते। लेकिन उमेश जब यह बात सुनता कहने लग जाता कि नहीं, हम तुम्हें अपने ही साथ अपने ही रास्ते पर ले चलेंगे। लेकिन इधर आशा कह देती है कि तुमने अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ी गलती कर दी, जो हमारे चिड़िया चरित्र की सच्चाई हमारे पति के सामने रख दिया। लेकिन इधर उमेश समझ जाता है कि आशा वहाँ बुरी तरह से नफरत करना शुरू कर रही है और वहीं गिड़गिड़ाता है, मनाता है, कोशिश करता है, लेकिन आशा उसकी एक बात नहीं सुनती। कहने लग जाती कि आज के बाद हमारे तुम्हारे बीच जो संबंध बन रहे हैं यह संबंध पूरी तरह से ख़त्म हो गए हैं। यह बात जब सुनता है, सुनने के बाद पूरी तरह से अपने होश हवास उमेश से कनौजिया खो बैठता कि आखिर अब करे क्या, कहाँ जाए। लेकिन अपने कमरे पहुँचता, यहाँ तक कि 1-2 दिन आराम करता है, लेकिन उसकी जो ज़िंदगी होता तहस महस लगने लग जाती है, क्योंकि उमेश कनौजिया की अपनी पहली प्यार यही होती है आशा देवी। अब पाने के लिए हर हथकंडे अपनाने के लिए तैयार हो जाता है, बार बार फ़ोन करता आशा देवी के पास। लेकिन आशा देवी के अपने इलाके के रहने वाले उसके कुछ अपने प्रेमी होते हैं। अब राम नरेश के साथ जो होता है आशा देवी का काफ़ी उठका बैठका, यहाँ तक उसके साथ करीबी रिश्ते भी होते हैं। होने की वजह से जो होता है एक दिन खुद जाती आशा राम नरेश से बात करती है और अपने प्रेमी पुराने आशिक अब इधर उमेश कनौजिया के बारे में सारी सच्चाई बता देती है। कहने लग जाती है कि हमारी ज़िंदगी में जब से उमेश नाम का सख्त दाखिल हुआ तब से हमारी ज़िंदगी पूरी तरह से तहस महस हो गई। हम चाहते हैं तहस महस ज़िंदगी को पूरी तरह से शांत किया जाए। और राम नरेश जैसे सुनता है उसी वक्त वह भी तो प्यार में पागल होता है और इधर आशा देवी का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। आशा देवी जब जानती है कि अब नरेश हमारे कब्जे में पूरी तरह से है तो कह देती हैं कि तुम्हें चाहे जो भी करना पड़े, चाहे जैसा कदम उठाना पड़े। उमेश कनौजिया को रास्ते से जल्द ठिकाने लगा। तो इसी बीच जो होता है राम नरेश के ही अपने इलाके के रहने वाले उसके करीबी और 2 दोस्त होते हैं। एक छोटू होता है और साथ में शकील भी होता है। इधर राम नरेश जो होता शकील से जाकर मिलता है और शकील छोटू से बात करवा देता है। और जब तीनों अपने प्लान की जानकारी एक दूसरे में शेयर कर लेते, समझ जाते हैं कि आखिर जो होता है उमेश कनौजिया को रास्ते से कैसे ठिकाने लगाने पड़ेगा। और उसी वक्त इस षड्यंत्र की जो जानकारी होता है आशा देवी को देते। आशा देवी कहने लग जाती है कि अब समय आने वाला है, क्योंकि पीछे से बार बार उमेश कनौजिया जो होता है इधर आशा देवी से एक बार रिश्ते कायम करने के लिए मांग कर रहा था। कहने लग जाता कि लास्ट बार मुलाकात करेंगे, इसके बाद दोबारा हम मुलाकात नहीं करेंगे, क्योंकि इसके बाद हम तुम्हारे घर आना जाना भी छोड़ देंगे। लेकिन बार बार यही जिद देखकर अब आशा देवी भी समझ जाते कि बस करो, मौका अच्छा दिख रहा है। और तभी 13 नवंबर साल 2013 का वक्त होता है। अब सुबह सुबह का टाइम होता है। तो उसी वक्त जो होता है उमेश कनौजिया अपने छोटे भाई को पूरी बात बता देता। कहने लग जाता है कि हम जा रहे हैं शाम के टाइम अपने एक जिगरी दोस्त पवन यादव के घर, जो ठीक मलिहाबाद का ही रहने वाला है। उसके घर में एक शादी है, वहीं शामिल होने के लिए चले जाएंगे। लेकिन इधर जो होता है उमेश यादव अपनी गाड़ी लेता और लेने के बाद निकल जाता है। लेकिन जैसे शाम के टाइम जो होता है अब इधर आशा के बुलाए हुए ठिकाने यानी कि घर पहुंचता है। पहुंचने के बाद एक रूम बगल होता है, उसी रूम में जो होता है इधर आशा पहले से तैयार होकर बैठी रहती है। लेकिन रात का जब 8 बजे के आसपास टाइम हो जाता है तो आशा जो होती है इससे पहले जो होता है अपने प्रेमी अब राम नरेश जो होता है शाकिल और साथ में छोटू को अपने हिसाब से अपने ही जगह उनको सुला देता है। लेकिन रात का जब 10 बजे के आसपास टाइम होता है तो उमेश कनौजिया जो होता पहुँच जाता है और आशा के कमरे में जाता है। देखता है पूरा बेड जो होता है शादी के माहौल की तरह सजा हुआ है। अपनी मीठी मीठी बातों में आशा देवी उमेश कनौजिया को इस तरह ले लेती है कि उमेश कनौजिया को यकीन नहीं होता है कि आखिर आशा से हमारे अभी तो जल्द झगड़े तकरार हुए हैं। लेकिन इधर खुद आशा इतनी मीठी मीठी बात कर देते जिसकी वजह से वहीं उमेश कनौजिया सारी पुरानी बात भूल जाता है
और बार बार जिद करता है। बस आशा एक बार आशा समझ जाती है और वहीं उस अपने ही बेड पर रिश्ते को अंजाम दे देती है। लेकिन जैसे रात का 1 बजे के आसपास टाइम होता है तो अचानक आशा देवी की नींद खुल जाती कि आखिर आज तो हमें बेहतर तरीके से अपने काम को अंजाम देना है। और उसी वक्त आशा देवी उठती है। उठने के बाद राम नरेश के पास जाती है, उसको जगा देती है और राम नरेश, छोटू और साकिल को साथ लेता और लेने के बाद आशा देवी आगे आगे और तीनों पीछे पीछे और लेकर जो होता है आशा देवी अपने ही बेडरूम में घुस जाती है। और वहीं गहरी नींद में उमेश कनौजिया सोया हुआ होता है। उसी का गला दबाकर चारों मिलकर बेरहम तरीके से हत्या कर देते। हत्या करने के बाद बॉडी ठिकाने लगाने के लिए एक प्लान सोचते। उसी प्लान के तहत जो था राम नरेश एक पहले से टेम्पो ले आकर वहीं बाहर खड़ा किया होता। उसी टेम्पो में ले जाकर उमेश कनौजिया के बॉडी को डंप करता है और डंप करने के बाद रात बिरात माहौल देखकर वहाँ से लगभग कुछ दूर शारदा नहर पड़ता है, उसी के साइड में झाड़ी होता, ले जाकर वहीं डंप कर देता है। और इधर उमेश कनौजिया का मोटरसाइकिल जो होता है साइकिल चलाते चलाते पीछे से पहुँच जाता और ले जाकर साइड में गिरा देता है और झाड़ी में इस तरह इधर उमेश कनौजिया को लिटा देता है ताकि लोगों को लगे बेरहम तरीके से उमेश कनौजिया का अब रोड एक्सीडेंट हुआ है। अब इस तरह का घटनाक्रम का दृश्य वहाँ दर्शाकर तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन आशा देवी जो होती है वहीं होती है, खड़ी होकर कुछ घंटे वहाँ वेट करती है और फिर दोबारा करीब जाने के बाद उसके मन में ख्याल आता है क्यों ना पूरी पहचान जो होता है इधर कैसे न तैसे कर उमेश कनौजिया को मिटा दिया जाए। उसके जेब में एक पर्स होता, मोबाइल होता और ले आती है और लेने के बाद कुछ दूर पे ले जाकर झाड़ी में छुपा देती है। फिर आशा देवी अपने घर चली जाती है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई निकल के खुद इधर आशा देवी आती तहरीर पर आती, आने के बाद पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त राम नरेश और साथ में साकिल और छोटू को अपने कस्टडी में लेते हैं। लेने के बाद इन चारों को ले जाकर वहाँ के न्यायालय में पेश कर देते। तो न्यायालय में चारों के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना आप जहाँ भी रहे आप सावधान और सतर्क जरूर रहे। दोस्तों हमारे कुछ ऐसे व्यूअर जो हमारे वीडियो को लगातार वॉच करते हैं, जिसमें उमेश कुमार हैं जो आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और जिसमें राजेश कुमार वर्मा जी हैं जो मध्य प्रदेश उज्जैन के रहने वाले हैं और जिसमें राजस्थान एक जयपुर पड़ता वहाँ के दीपक रहने वाले हैं। दोस्तों हमारे कई ऐसे व्यूअर जो हमारे वीडियो को लगातार वॉच करते हैं, अगली वीडियो में उनका नाम जरूर लेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।